नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले बेसिक वास्तु करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर देवतास करेंगे, फिर एस्ट्रो वास्तु पे चलेंगे। तो हम हर वो चीज कवर करेंगे जो वास्तु के लिए इंपॉर्टेंट है या वास्तुशास्त्र में है। कूल रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए। दोस्तों, मैं हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी, फिर भी कोई रह जाए तो आप मुझे जरूर बताना। हर थर्सडे फ्राइडे हम आपके डाउट्स के लिए जूम सेशंस लेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपका एक बनाऊंगी जिसमें मैं अपने जूम का लिंक दूंगी। आपको हर थर्सडे फ्राइडे इवनिंग में उसे ज्वाइन करना है ताकि हम आपके डाउट्स पर बात कर सकें, उन्हें क्लियर कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर चलेगा। डरिए मत, कुछ नहीं छूटेगा, सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वास्तु क्या है। दोस्तों, वास्तु यानी कि वास, रहने योग्य स्थान, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम वास करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी जमीन पर किसी भी चीज का फाउंडेशन डल जाता है तो वहां पे वास्तु पुरुष की स्थापना हो जाती है। और इस वास्तु पुरुष की या वास्तु के कुछ नियम है। अगर हम इन नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमें धन, सुख, समृद्धि सब प्राप्त होता है। अगर नहीं चलते तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये वास्तु पुरुष यानी कि वास करने योग्य स्थान, हम जहां रह रहे हैं और हमारे अंदर और एक उस यूनिवर्स में एक कनेक्शन बन जाता है। अब हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा, नेगेटिव में रहेंगे तो नेगेटिव कनेक्शन बनेगा। तो इस वास्तु के कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमने वास्तु को बैलेंस करना है अपने घर में। दोस्तों, एक कहानी बहुत प्रचलित है वास्तु के बारे में कि वास्तु का जन्म कैसे हुआ। एक मेटाफरिक कहानी है। वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस भी है और कहीं ना कहीं रिलेट भी करती है हमारे वास्तु से। कहा जाता है दोस्तों कि एक बार शिव जी का अंधकासुर नामक एक राक्षस से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंधकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था, तो शिव जी उनके साथ लड़ते लड़ते थक गए। तो जैसे ही उन्होंने शिव जी ने उनको हराया, उसके बाद एक पसीने की बूंद उनकी जमीन पर गिरी। वहां से हमारे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। एक महादानव पैदा हुआ। उसे बहुत भूख लगी थी दोस्तों, तो उसने उस अंधकासुर को खा लिया। उसके बाद उसको और भूख लगी थी तो उसने तपस्या की और शिव जी से वरदान मांगा कि मैं तीनों लोगों को खाना चाहता हूं। तो शिव जी ने भी उन्हें तथास्तु बोल दिया। अब इससे सारे देवी देवता डर गए कि अगर ये वास्तु पुरुष तीनों लोगों को खा जाएगा तो बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे ही वास्तु पुरुष तीनों लोगों को खाने के लिए पृथ्वी पर औंधे मुंह लेटे, सारे देवताओं ने उनको जकड़ लिया। इन्हीं को कहते हैं कि जब हम वास्तु की स्थापना हमारे घर में करते हैं तो 33 देवता और 11 असुर भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, या वास्तु पुरुष में उनका भी एक अलग महत्व है। जकड़ लिया तो उस महादानव ने कहा, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे माफ करिए, लेकिन मैं बहुत भूखा हूं, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो उन देवता ने उन वास्तु पुरुष को वरदान दिया कि अगर तुम्हारे कुछ नियम घर बनाने वाले, फैक्ट्रीज बनाने वाले, धरती पर कुछ भी बनाने वाले पालन करेंगे तो तुम उन्हें बख्श देना, अगर नहीं पालन करेंगे तो तुम मुझे खा जाना। वहीं से वास्तु पुरुष की जर्नी स्टार्ट हुई। तो अब वास्तु के कुछ नियम हैं, कुछ सिस्टम है, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो वास्तु पुरुष हमें बख्श देते हैं, अगर नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये एक मेटाफरिक बात है दोस्तों कि हाँ, अगर हम वास्तु के नियम्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से भी सोचा जाए तो वास्तु की अपनी एक अहमियत है। वो आप धीरे धीरे जब हम स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक क्या रीजंस है वास्तु को फॉलो करने के, है ना। क्योंकि सूर्य की किरणें नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती हैं, अंत वेस्ट में होता है, तो हमें अग्नि कहाँ रखनी है, रूम्स कहाँ बनाने हैं, एंट्रेंसेस कहाँ बनानी है, ये सब एक साइंटिफिक तौर पर भी वेरी करता है और इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इस तरह से वास्तु पुरुष की स्थापना हुई, उनके कुछ नियम सेट हुए।
अब उन नियमों को कोई पालन करता है, अगर वास्तु पुरुष का पूजन करता है, अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नींव की खुदाई कर रहे हैं, तो वास्तु पुरुष हम पे खुश रहते हैं, अगर नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये हुई वास्तु पुरुष की बात या वास्तु की बात। वास्तु क्या है, आप शॉर्ट शब्द में समझिए, वास्तु मतलब वास, रहने योग्य स्थान। इस रहने योग्य स्थान के कुछ नियम फिक्स्ड हैं, उन नियमों को हमें पालन करना है, यही है वास्तु। वास्तु में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम अब उसकी बात कर लेते हैं। वास्तु में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पूरा वास्तु इन्हीं दो चीजों पर सर्कल करता है। वो दो चीजें क्या है दोस्तों, वो दो चीजें हैं दिशाएं और 5 तत्व, यानी कि 5 एलिमेंट और डायरेक्शंस। डायरेक्शन में फिर दो चीजें आ जाती हैं, एंट्रेंसेस और 16 डायरेक्शंस। शास्त्रों में 10 दिशाओं की बात की गई है, लेकिन और रिफाइन करते अब मॉडर्न वास्तु हमारा 16 दिशाओं की बात करता है। कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी इन जो और दिशा ऐड हुई है 6, उनका विवरण है, लेकिन महत्व 10 दिशाओं को ही दिया गया है। तो 16 दिशाओं और एंट्रेंसेस की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 5 तत्वों की बात, 5 एलिमेंट्स की बात। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 एलिमेंट सबसे पहले मैं आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि हर दिशा का भी एक तत्व फिक्स है, हर दिशा भी किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम 5 एलिमेंट समझ लेते हैं। 5 तत्व दोस्तों, 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आपने ये भी सुना होगा कि ये पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से बना है। इसी तरह हमारा घर में भी 5 तत्व होते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी दिशा को। आपके शरीर में कोई भी एक तत्व हिल जाए तो आपको प्रॉब्लम आती है। यूनिवर्स में कोई भी एक तत्व इम्बैलेंस हो जाए तो कितनी प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। उसी तरह से हमारा घर है, अगर इसमें भी कोई 5 तत्व इम्बैलेंस हो गया तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं, 5 एलिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। जैसे कि अगर हम पहले तो ये 5 एलिमेंट सुन लीजिए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व हैं और ये एक दूसरे का विरोधाभास भी करते हैं। कैसे? अभी हम इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं, ताकि हम आगे फिर 5 तत्वों को समझने के बाद हमें दिशाएं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5 तत्वों की, है ना। 5 तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है और हमारा घर भी 5 तत्वों से बना है। तो 5 एलिमेंट्स में क्या क्या आता है फ्रेंड्स? 5 एलिमेंट्स में आता है जल, वायु, आग, पृथ्वी, आकाश, यानी कि वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। आपको इसी फॉर्म में इसे याद करना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, इसी फॉर्म में आपको इसे याद करना है। इसी फॉर्म में याद करेंगे। ये देखिए, ये वाटर है, ये एयर है, ये फायर है, ये अर्थ है, ये स्पेस है। तो वाटर ने क्या किया दोस्तों? एयर को बनाया। पानी जब बारिश होती है, जब भी पेड़ पौधे उगते हैं, यानी कि एयर का मतलब हमारा पेड़ पौधों से है। तो वाटर ने एयर को बनाया, एयर ने फायर को बनाया, लकड़ से ही आग बनती है। एयर ने फायर को बनाया, फायर ने अर्थ को बनाया, अर्थ ने स्पेस को बनाया। तो इस तरह से ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, साइकिल ऑफ इनिशिएशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसको इसी तरह से फॉलो करना है हमें, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं दोस्तों। ये एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। देखो, वाटर एयर को बना रहा है, तो वाटर क्या हुआ? एयर का पेरेंट एलिमेंट हुआ। मैं पेरेंट एलिमेंट की बात बता रही थी। वाटर क्या हुआ? एयर का पेरेंट एलिमेंट हुआ, यानी कि वाटर बनाता भी है और इसको बढ़ाता भी है। अभी मैं ये चीजें बता रही हूँ, समझने के लिए समझिए। इसका यूज कहाँ आएगा? जब हम बार चार्ट टेक्नोलॉजी को देखेंगे, है ना। जब हम कोई भी जोन बड़ा होता है, घटा होता है, उसकी रेमेडीज करते हैं, जब हमें इसका यूज आता है। अभी आप सिर्फ समझिए। तो वाटर एयर का पेरेंट एलिमेंट हुआ। इसी तरह एयर ने फायर को बनाया, तो फायर का पेरेंट एलिमेंट कौन हुआ? एयर।
फायर ने अर्थ को बनाया तो अर्थ का कौन हुआ पेरेंट एलिमेंट? फायर। इसी तरह स्पेस का हुआ अर्थ, और स्पेस किसका हो गया? वाटर का, क्योंकि वाटर को भी तो कोई बनाएगा, तो स्पेस वाटर का हो गया। इस तरह से ये इनके पेरेंट एलिमेंट है। अब हम चाइल्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। कोई जोन घटा है तो हमें बढ़ाना है, लेकिन बढ़ा हुआ तो घटाना भी तो होता है ना, तो हम चाइल्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो वाटर का चाइल्ड एलिमेंट क्या हुआ? एयर, क्योंकि इसने इसको बनाया है ना, तो ये इसका चाइल्ड हो गया। उल्टा चलेंगे हम, पहले हम न्यू चले थे क्लॉकवाइज, अब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए, हालांकि मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, फिर भी जो हम अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं ना, जब हमें बहुत ज्यादा चीजें रिकॉल होती है, तो वाटर एयर, एयर वाटर का चाइल्ड एलिमेंट, फायर एयर का हो गया, अर्थ का, अर्थ फायर का एलिमेंट हो गया चाइल्ड, स्पेस अर्थ का चाइल्ड एलिमेंट होगा, इसी तरह से वाटर स्पेस का चाइल्ड एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से हम जो है दोस्तों इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से आपको इसको याद रखना है कि वाटर एयर अर्थ, वाटर एयर फायर अर्थ और स्पेस, है ना, और इसी तरह से हम इसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए, अब हम पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट की बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जो 5 तत्व हैं एक दूसरे का विरोधाभास भी करते हैं। आपने कभी देखा होगा जब अग्नि बहुत ज्यादा लगती है तो हम उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? या तो मिट्टी फेंकते हैं या पानी फेंकते हैं। इसी तरह से कहीं पानी है बहुत ज्यादा आ गया है तो उसको बांधने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थ का इस्तेमाल, यानी कि बांध बनाते हैं ना। इसी तरह से अगर जो स्पेस को एयर क्या करती है, फायर क्या करती है? कम करती है। फायर धीरे धीरे ऊपर जाती है, स्पेस में कम हो जाती है। एयर क्या करती है? पेड़ पौधे क्या होते हैं? मिट्टी को फाड़ के बाहर आते हैं। तो ये एक दूसरे का विरोधाभास भी करते हैं। जैसे कि वाटर फायर का एंटी है, यानी कि वाटर फायर का एंटी एलिमेंट है, ये इसका विरोधाभास करता है। तो वाटर फायर का एंटी एलिमेंट हो गया। इसी तरह फायर किसका एंटी एलिमेंट हो गया? स्पेस का। स्पेस किसका एंटी एलिमेंट हो गया? एयर का। दोस्तों समझने के लिए समझिए, अभी कहां इसका यूज आएगा आपको धीरे धीरे जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेस का हो गया एयर। देखो मैंने बताया ना, वाटर का फायर एंटी एलिमेंट है, इसी तरह से स्पेस का एयर एंटी एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब एयर किसका एंटी एलिमेंट हो गया? अर्थ का। तो अर्थ का एंटी एलिमेंट एयर हो गया, स्पेस का एयर हो गया। फायर स्पेस का भी एंटी एलिमेंट है, फायर स्पेस का भी एंटी एलिमेंट है, और अर्थ और वाटर भी एंटी एलिमेंट है, यानी कि अर्थ और वाटर, क्योंकि अर्थ क्या करती है? वाटर को बांध देती है। या हमारी धरती भी कभी बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है तो उसमें डूब जाती है ना, इसी तरह से अर्थ और वाटर एक दूसरे के एंटी एलिमेंट हो गए। तो ये है हमारे 5 तत्व। इनको कैसे यूज करेंगे हम, वो हम धीरे धीरे अब जैसे जैसे हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे हमें मालूम चलता जाएगा। ये चीजें आपको रिकॉल हो गई दोस्तों? नहीं हो गई तो आप वीडियोस बार बार जाके देख भी सकते हैं, और मुझसे डाउट सेशन जूम में तो ले ही लोगे। तो ये हमने बात कर ली 5 एलिमेंट्स की कि कैसे ये 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। एक चीज मैं और बताऊंगी दोस्तों, अभी 5 तत्व आपने समझ लिए क्या क्या है, एंटी एलिमेंट्स, पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट भी हमने समझ लिया। इनकी कुछ चीजें भी फिक्स हैं, इनकी शेप्स फिक्स हैं, इनके कलर फिक्स हैं, है ना, उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं। हालांकि धीरे धीरे आगे बात करेंगे और मैं आपको उसकी एक शीट भी प्रोवाइड करूंगी जहां से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो वाटर यानी कि जल, जल का कलर क्या होगा दोस्तों? आप सोचिए, ब्लू और ब्लैक, यानी कि ब्लू फैमिली का कोई भी कलर और ब्लैक फैमिली का कोई भी कलर वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वाटर एलिमेंट है ब्लू और ब्लैक कलर। इसी तरह से हम एयर की बात कर लेते हैं। तो एयर का क्या है? ग्रीन। पेड़ पौधे कौन से होते हैं? ग्रीन कलर के, और ब्राउन, ये इसका वायु का एलिमेंट है, यानी कि कहीं भी ग्रीन कलर है या ब्राउन कलर है तो वो क्या है? एयर एलिमेंट। इसी तरह से ब्लू और ब्लैक क्या है? वाटर एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फायर की। रेड फैमिली का कोई भी कलर फायर है, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड फैमिली का कोई भी कलर और रेड
का कोई भी कलर, पिंक, पर्पल, ये सब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ गए अर्थ यानी कि पृथ्वी, येलो कलर, ये रिप्रेजेंट करते हैं येलो कलर पृथ्वी को। इसी तरह से स्पेस को करता है व्हाइट और ग्रे कलर। आप समझने के लिए समझिए, मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप फिर इसको देख सकते हैं। व्हाइट और ग्रे कलर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको रिप्रेजेंट करने वाले कलर्स हैं। एलिमेंट्स की बात कर रही हूं मैं, 5 तत्वों की। जिस तरह से ये कलर्स हैं उस तरह से इनकी शेप्स भी हैं फ्रेंड्स। शेप्स को क्या हो गई, जैसे जल की क्या हो गई, जल की क्या हो गई, वेवी, लहरें, है ना, लहरों टाइप शेप्स हो गई जल की। वायु की क्या हो गई, वायु की शेप्स क्या हो गई, रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप जो है वायु की है, आयताकार बोलते हैं जिसे। फ्रेंड्स मेरी राइटिंग और ड्राइंग थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन मैं आपको बताने की हर चीज कोशिश करूँ। फायर, फायर का क्या होगा, ट्राइंगुलर, है ना, ट्राइंगुलर शेप, शार्प ऑब्जेक्ट्स फायर के हो गए। ट्राइंगुलर यानी कि त्रिकोण, नाकार। फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है शेप। और अर्थ की क्या हो गई आपकी, स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर शेप जो हो गई अर्थ की, वर्गाकार। ये शेप्स हैं, ये कहां काम आती हैं, इंटीरियर डिजाइन में काम आती हैं ये शेप्स। उसके बाद आ गया है स्पेस। स्पेस किसकी हो गई, सर्कुलर। सर्कुलर क्या कहेंगे शेप्स को, आकाश, यानी कि सर्कुलर यानी कि गोलाकार या ओवल शेप्स भी आप बोल सकते हो, अंडाकार। ये हो गई शेप्स हमारे एलिमेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं, शेप्स की बात हम कर चुके हैं दोस्तों, कलर की। अब इनके कुछ मेटल्स भी हैं, आपको ये यूज कहां करने हैं हम धीरे धीरे चलेंगे, समझा रही हूं। अब इनके कुछ मेटल्स भी हैं, जैसे वाटर एलिमेंट का मेटल क्या है, अर्थ का क्या है, फायर का क्या है, वायु का क्या है। मेटल्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वाटर को करता है एल्यूमिनियम, ये इसका मेटल है, यानी कि कहीं भी एल्यूमिनियम है तो क्या बोलेंगे हम उसको, वाटर एलिमेंट है। इसी तरह से वायु को क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, स्टील, स्टेनलेस स्टील आपको वायु को रिप्रेजेंट करेगा। फायर आग को क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉपर, ये इसका एलिमेंट है। अर्थ को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ब्रास। इसी तरह से स्पेस को क्या रिप्रेजेंट करेगा, आयरन, लोहा। ये इनके मेटल हैं, लोहा, तांबा, है ना। ब्रास को शायद कांसा या पीतल बोलते हैं। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं। तो हमने 5 तत्वों के बारे में समझा, 5 तत्व क्या हैं, उनकी शेप्स के बारे में समझा, उनके कलर्स के बारे में समझा। अब धीरे धीरे हम आएंगे दिशाओं के बारे में, 16 डायरेक्शंस के बारे में। ये मैंने आपको पहले इसलिए समझाया है क्योंकि 16 दिशाएं किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो वहां पर कैसे हमें काम लेना है वो हम आगे सीखेंगे। 16 डायरेक्शन में 32 एंट्रेंस के गुण धर्म यानी कि एट्रीब्यूट्स के बारे में हम समझेंगे, वो फिक्स्ड हैं। हर दिशा का एट्रीब्यूट फिक्स है, गुण धर्म फिक्स है। उस गुण धर्म के आधार पर एट्रीब्यूट के हिसाब से हमें जो है डिसीजंस लेने होते हैं। अग्नि कहाँ होगी, एंट्रेंस कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होंगे, वो दिशाओं के ऊपर निर्भर करता है। अगर दिशाओं के अकॉर्डिंग हम डिसीजन नहीं लेते तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वास्तु में 4-5 रूल बेसिक वास्तु में फॉलो करने बहुत जरूरी है, और जब तक हम बेसिक वास्तु घर में सही नहीं कर लेते हैं, कोई भी रेमेडी आप कर लो, चाहे एडवांस कर लो, चाहे देवतास की रेमेडी कर लो, चाहे एस्ट्रो वास्तु कर लो, चाहे न्यूमरोलॉजी कर लो, उसका रिजल्ट नहीं आता। हमें जब तक हम लैंड एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर लेंगे, कॉस्मिक एनर्जीज उससे सिंक हो ही नहीं सकती। इसमें बेसिक बैलेंसिंग में क्या आता है, एंट्रेंस, अग्नि कहाँ है, किचन,
आप सोते कहाँ हो, बेडरूम, और आपके टॉयलेट्स और डस्टबिन कहाँ है। ये 4 चीजें बिल्कुल दिशाओं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं उसकी रेमेडीज बताऊंगी कि कैसे हमें बैलेंस करना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट काम करना चाहते हो तो भी आपको यही रूल फॉलो करना होगा। सबसे पहले बेसिक बैलेंसिंग करनी ही है। कोई जो जादू टोना नहीं है कि हमने कोई एक रेमेडी दे दी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल गई, नहीं। बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद ही कोई रेमेडी काम आएगी। 80% रिजल्ट बेसिक बैलेंसिंग से ही आ जाता है। और अगर आप अपने घर के लिए भी सीख रहे हो तो बेसिक बैलेंसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे 16 डायरेक्शंस और 32 एंट्रेंसेस के गुण धर्म यानी कि एट्रीब्यूट्स। उन्हें मार्क कैसे करते हैं वो हम उससे आगे सीखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।